प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट नंबर सेकंड पे। यह सीटेट का 6 to 8 का पेपर है और इस पेपर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे जो PYQ हैं और इन्हीं से रिलेटेड हम उस पूरे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं और फिर उसके बाद हम आपको एक एक करके चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं। पूछा गया है कि ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा आर, कह रहा है प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। ये आपको बताना है कि जो जीवधारी हैं और प्रोटिस्टा जगत से हैं तो इनके बारे में बताना है। आपको बता दें 1969 में आर्य व्हिटेकर के द्वारा, आर्य व्हिटेकर नामक एक साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा जो है व्हिटेकर के द्वारा क्या किया गया था, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया गया था। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया गया था जिसके अंतर्गत जीवों को 5 अलग अलग जगत में बांट दिया गया था। एक का नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। 5 अलग अलग जगत में इनको बांट दिया गया है और ये किंगडम के अलग अलग अपने लक्षण हैं, कैरेक्टर हैं। तो कौन से कैरेक्टर हो सकते हैं, पहले इसका आंसर मैं बता दूं फिर मैं उसके टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, तो ये जो होते हैं आपके जीवधारी, प्रोटिस्टा है ना, तो एक कोष की होंगे, प्रोकैरियोट नहीं होंगे तो गलत है। ये एक कोष के यूकैरियोट होंगे, तो सही आंसर आपका बी वाला है। तो अब आते हैं यहाँ पे, हम अपने टेबल को ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं। ध्यान से एक एक चीजों को देखिएगा। यहाँ से प्रश्न हर एक एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो सीटेट हो, एसटेट हो, यूपी टेट हो, कहीं पे भी प्रश्न आता है तो ध्यान से देखेंगे, समझ जाएंगे। ये एनसीईआरटी से ही लिया गया है। देखिए 9th की एनसीईआरटी में दिया गया, वहीं से है। कह रहा है किंगडम, 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो ये तो याद हो जाएगा कि आर्य व्हिटेकर के द्वारा 1969 में 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया गया। उसके पहले 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन था, अब कितने किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है, 5। उसके बाद इसके सेल टाइप यानी किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो देखिए प्रोकैरियोटिक, मोनेरा के अंतर्गत कौन सी कोशिका आएगी, प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी। मोनेरा याद कर लीजिए, बाकी सब में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, अर्थात मोनेरा को छोड़ करके सब में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। क्लियर हो गया। जो सेल है प्रोटिस्टा में जो है, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होती है और सब में यूकैरियोटिक पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रिमिटिव कोशिकाएं होती हैं, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है और भी कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, लेकिन राइबोसोम पाया जाता है 70S टाइप का। इस कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट कहते हैं। ठीक, बाकी में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और सब मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं यानी मेम्ब्रेन से ढके रहते हैं। मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल का किस प्रकार से संगठन है ये बताना है। तो जो प्रोकैरियोटिक होती है वो यूनिसेलुलर होते हैं। मोनेरा यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर मतलब एक कोश के होते हैं, इनके जीवन में एक ही कोशिका होती है। ऐसे जीव जिसमें एक कोशिका से पूरे जीवन का निर्वहन हो जाए, एक कोश की जीव कहलाते हैं। प्रोटिस्टा एक कोश की होते हैं। हमसे प्रश्न यही पूछा था कि प्रोटिस्टा कैसा होता है, तो यूकैरियोटिक एक कोश की होते हैं। ठीक है। उसके बाद फंजाई, ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर कौन होता है, इसमें से ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। तो ये यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों होता है। प्लांटी, प्लांटी मल्टीसेलुलर होते हैं, जो प्लांट किंगडम के अंतर्गत आते हैं सभी क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। और एनिमेलिया मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक, बहुकोश की कहते हैं हिंदी में। सेल वॉल, सेल वॉल कहाँ होगा, प्रेजेंट इन मोस्ट। मोनेरा में बहुत से ऐसे प्राणी होते हैं जिनके ऊपर सेल वॉल पाई जाती है। जैसे बैक्टीरिया ले लो तो बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल पाई जाती है, हालांकि सेलुलोज की नहीं बनी होती है। ठीक, ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है, सेलुलोज की नहीं बनी होती है। अपित किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। आगे आ जाते हैं। आगे दिया प्रेजेंट इन मोस्ट एंड सम आर एब्सेंट, कुछ में पाई जाती हैं कुछ में एब्सेंट होती हैं। और किसकी बनी होती हैं, प्रोटीन की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं, प्रोटीन की बनी होती है। एक किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकान की। पेप्टिडोग्लाइकान, पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। ठीक है, ये किसकी, प्रोटीन की। इसमें फंजाई प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। हालांकि फंजाई में किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन पाई तो जाती हैं लेकिन काइटिन की बनी होती हैं। प्लांटियम किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी, सेलुलोज की बनी होती हैं। और एनिमेलिया में एब्सेंट होती हैं, नहीं पाई जाती। ठीक है, अर्थात अगर सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए कि कौन सा ऐसा प्राणी जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, तो प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर है, एनिमेलिया के सभी मेंबर। एक सेकेंड, ठीक है।
अब क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक सेकंड रुके। हाँ, कह रहा है कि एनिमेलिया के सभी मेंबर में जो है क्या नहीं पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशनल क्लास कह रहा है कि इसमें पोषक तत्व की बात अगर करें तो पोषक तत्व कैसे आता है, कह रहा है फोटोट्रॉपिक होते हैं, यानी ये प्रकाश संश्लेषण स्वतः कर लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण करके अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक, यानी ये अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते हैं, किसी दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, भोजन के लिए निर्भर होते हैं। कीमो ऑटोट्रॉपिक, ये केमिकल का फिक्सेशन कर लेते हैं, जैसे जैसे कई ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं, सल्फर का फिक्सेशन करती हैं, फास्फोरस कंटेनिंग बैक्टीरिया फास्फोरस का फ्रिक्शन करती हैं। तो ये सभी बैक्टीरिया जो होती हैं वो क्या होती हैं, केमिकल का भी फिक्सेशन कर सकती हैं, तो इन्हें कीमो ऑटोट्रॉपिक भी कहा जाता है। प्रोटिस्टा हेट्रोट्रॉपिक होता है और फोटोट्रॉपिक, एक दो को छोड़ करके ज्यादा हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी एनिमल जैसा व्यवहार करते हैं, किसी दूसरे के बने हुए भोजन को खाते हैं, खुद से भोजन का निर्माण नहीं कर पाते। फंजाई भी क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है। उसके बाद प्लांटी की बात करें, ये फोटोट्रॉपिक होते हैं, और जो एनिमेलिया है ये हेट्रोट्रॉपिक होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो एब्सॉर्प्टिव होता है, मतलब ये अवशोषित करते हैं भोजन को। एब्सॉर्प्टिव इंगेशन, ये भोजन को अवशोषित भी करते हैं, इंगेशन मतलब निगल भी लेते हैं। एब्जॉर्प्टिव मतलब ये भोजन को सोखते हैं, या कह दीजिए कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं डायरेक्ट। ये मोस्टली एब्जॉर्प्टिव होते हैं और मोस्टली इंगेटिव होते हैं, ज़्यादातर अपना भोजन को बना लेते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें, मोनेरा में बैक्टीरिया आ जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाते हैं, ब्रोग्रीन एल्गी आ जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माइकोप्लाज्मा आ जाता है। ठीक, यहाँ पे आ जाते हैं तो यूग्लिना आ जाता है। ठीक है, ये दोनों के कनेक्शन लिंक है, प्लांट और एनिमल के बीच की योजक कड़ी है। उसके बाद इसी में कौन आ जाता है आपका, इसी में पैरामीशियम आ जाते हैं, अमीबा आ जाता है, प्लाज्मोडियम आ जाते हैं, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अगर फंजाई की बात करें तो म्यूकर आ जाता है, जिसे कुकुरमुत्ता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मशरूम आ जाता है, ईस्ट आ जाता है, तो ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। प्लांटी में आम, नीम, पीपल, बरगद, सरसों, धनिया, मरचा सब आ जाते हैं। एनिमेलिया में जो है गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, मनुष्य तक तो आते ही, पक्षी, सांप, ये सब जो हैं, चाहे वो किसी मेंबर के एम्फीबिया हो, रेप्टिलिया हो, तो सभी आ जाते हैं इसमें, तो इसके अंतर्गत आ जाते हैं, यानी छोटे जीव से लेकर के बड़े जीव तक सब एनिमेलिया के अंतर्गत आ जाते हैं। अब आ जाते हैं, अगला प्रश्न है। तो आई होप कि यह प्रश्न आपका थोड़ा टाइम तो लिया, 5-6 मिनट लिया, लेकिन ये हर साल एक प्रश्न रिपीट होता है। अगर आप इस टेबल को एक बार अच्छे से दोहरा लेते हैं तो मुझे भरोसा है कि आप बड़े आराम से इसमें से आने वाला 1 नंबर तो आप फिक्स ही कर लेंगे। हर साल ये प्रश्न आता है यहाँ से, और मैंने सभी चीज़ों को एक डाटा के तौर पे आपके सामने रख दिया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है, यानी कौन सी ऐसी चीज है जो बीजों के अंकुरण को संबंध में रखेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स इज एसोसिएटेड विद द जर्मिनेशन ऑफ सीड, जो जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए एसोसिएट होता है। ठीक है, प्लास्टोसिन है, फोटोक्रोम्स है, क्लोरोफिल है, जेंथोफिल है। अब आपको इसका आंसर बताना है, तो देखिए यहाँ पे पहले क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में काम करता है, एक कलर पिगमेंट है, फोटोक्रोम कलर पिगमेंट है, प्लास्टोसिन जो है इसमें पाए जाते हैं। अब इसकी एग्जाम पॉइंट पाते हैं, पहले एक एक करके सबको समझते हैं। देखिए, कह रहा फाइटोक्रोम वर्णक बीजों के अंकुरण में सहायक होता है, तो सही आंसर कौन हो गया, फाइटोक्रोम। तो पहले सही आंसर आप अपना टिक कर लीजिए। तो फाइटोक्रोम जो हो गया, ये बीजों के वर्णक हैं, लेकिन ये अंकुरण में मदद करते हैं। अब आगे आते हैं, अब सबके बारे में समझते हैं। यह क्लोरोफिल का संश्लेषण करता है। फाइटोक्रोम किसका संश्लेषण करता है, क्लोरोफिल का संश्लेषण करता है। यह बीज के बढ़ने, उसके विकास के लिए उत्तरदायी होता है, यानी बीजों के बड़े होने, बीजों के डेवलपमेंट में, उसमें सीडीपी में पढ़े होंगे ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एक अलग मैटर होता है, डेवलपमेंट एक अलग मैटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बीजों का बढ़ना और बीजों का विकास दोनों अलग अलग चीजें, एक बढ़ना मतलब ग्रोथ है और डेवलपमेंट मतलब उसका विकास है। ठीक है, तो उत्तरदायी होते हैं। अब आप बताइए ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, आप कमेंट करके बताइए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। प्लास्टोसाइनिन या प्लास्टोसिन एक कापर युक्त प्रोटीन होता है, ये पहले याद रखिएगा। क्या पाया जाता है इसमें, कापर पाया जाता है, जो विभिन्न प्रकार के पौधों में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषक से जुड़ी इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रक्रिया में भूमिका निभाता है। जेंथोफिल ऑक्सीजन युक्त कैरोटीनॉयड पिगमेंट का एक वर्ग होता है, जो प्रायः
प्रकृति में पीले रंगों का जिम्मेदार होता है। जैसे पपीता पक जाता है तो जेंथोफिल के कारण पीला हो जाता है, आम पीला हो जाता है जेंथोफिल का। तो ये जेंथोफिल इसी से युक्त है। और कैरोटीनॉयड होता है, एक कलर पिगमेंट होता है जो इसके लिए जिम्मेदार होता है। एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ इज, पृथ्वी पर चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? आंसर बताना है। फिजिक्स का प्रश्न है। दो प्रश्न आपके बायोलॉजिक हो गए, अब फिजिक्स का प्रश्न आपके सामने। बताइए, एंगल ऑफ द डीप एट द मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ इज, पृथ्वी पर चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? 45 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री। पृथ्वी पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के मध्य बनने वाले कोण को नमन कोण या नति कोण के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। कह रहा है पृथ्वी पर चुंबकीय ध्रुव के नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है तथा विषुवत भूमध्य रेखा पर इसका कितना होता है? आपका 0 डिग्री होता है। दो जगह है, अगर आप ध्रुव की बात करते हैं, पोल की बात करते हैं तो 90 डिग्री है, और अगर आप भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन की बात करते हैं तो कितना होता है? 0 डिग्री होता है। अब आपसे पूछा किसका है, तो कह रहा है कि नमन कोण का मान कितना होगा, जल्दी बता दीजिए। चुंबकीय ध्रुव, तो ध्रुव पे पूछ रहा है और ध्रुव पे कितना होता है? 90 होता है। ठीक है, चुंबकीय, ये ध्रुव नहीं है, ध्रुव है। ठीक है, ध्रुव पर कितना होगा यानी पोल पर कितना होता है? मैग्नेटिक पोल पर कितना होगा, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, तो कितना होगा आपका? 90 डिग्री सही आंसर है। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड एट द बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज, प्रकाश संश्लेषण के उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? कह रहा है कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन जो मुक्त होती है वह ऑक्सीजन कहाँ से आती है? आपको यही बताना है। जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, क्लोरोफिल से। बताइए, प्रकाश संश्लेषण में जो जल, ये क्या नाम, ऑक्सीजन है, कहाँ से आता है? तो ऑक्सीजन जल के टूटने से ही ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। देखिए यहाँ पे एग्जाम पॉइंट्स में कह रहा प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के मुक्त रूप से ऑक्सीजन का स्रोत जल होता है। ठीक है, आंसर याद हो गया। ऑक्सीजन कहां से निकलता है? जल से। प्रकाश आश्रित प्रावस्था में उत्तेजित इलेक्ट्रॉन द्वारा जल के अणुओं का हाइड्रोजन व हाइड्रॉक्सिल आयनों में अपघटन हो जाता है। यहाँ पे देखिए रिएक्शन लिखा गया है, फोटोसिंथेसिस। आज इसको पूरा तैयार कर लीजिए क्योंकि आज के बाद फिर इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं। देखिए, कह रहा द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड ग्लूकोज फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड वाटर्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट एनर्जी इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी पौधों के द्वारा वह प्रक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता और जो है कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से पूरी की जाती है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इट इम्प्रूव द मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी इनपुट, यह एनर्जी इनपुट की मैकेनिज्म को मेंटेन करता है। Provide food and oxygen for the plant as well as the animal, carbon dioxide, water, sunlight, glucose and oxygen। कह रहा है जब इनको हम मिला देते हैं तो हमारे पास यह रिएक्शन होकर के आपके सामने आ जाता है। ठीक है, और हमें क्या मिल जाता है? ग्लूकोज मिल जाता है। यानी जो सोलर एनर्जी है दैट आर कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस पे अगर हम फोकस करते हैं, कह रहा है फूड फॉर ऑल, फोटोसिंथेसिस सबको भोजन देने का कार्य करता है। ऑक्सीजन टू ब्रीथ, ऑक्सीजन निकलता है बायोलॉजिकली और जो लाइफ को सपोर्ट करता है यानी रिस्पिरेशन में मदद करता है। प्लांट ऑटोट्रॉपिक होते हैं और फूड प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल हेटरोट्रॉपिक होते हैं और इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉपिक प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। कीमो ऑटोट्रॉपिक प्रोड्यूस बाय द फूड यूजिंग ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द केमिकल रिएक्शंस। Raw material carbon dioxide act as the source of the carbon and oxygen in the formation of the glucose molecules. Water source of the hydrogen in the formation of glucose molecule. Sunlight energy, कह रहा है कि एनर्जी, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए काम कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज। किसका काम कर रहा है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है। वाटर किसका काम कर रहा है? सोर्स ऑफ द हाइड्रोजन का सोर्स का काम कर रहा है और फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सनलाइट क्या काम कर रही? ये कन्वर्ट हो जा रही किसमें? केमिकल एनर्जी में। आगे बढ़िए। द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड दैट प्रिवेंट इट्स क्लॉटिंग
ब्लड वेसल्स इन, वह कौन सा तत्व है जो हमारे रक्त में पाया जाता है, जिससे हमारा रक्त हमारे धमनी शिराओं में जहां पे गति करता है वहां पर जमता नहीं है, लेकिन जैसे ही हवा के संपर्क में आता है यह जमना शुरू कर देता है। तो हिपैरिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हिपैरिन पाया जाता है, जो हमारे रक्त में स्रावित होता है, और हिपैरिन हमारे रक्त को थक्का बनने नहीं देता है। कह रहा है रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनी हो, यानी चाहे धमनी हो, चाहे सिरा हो, चाहे पल्मोनरी हो, कोई भी धमनी हो, सिरा हो, चाहे जो है आपकी रक्त नलिकाएं कोई हो, उसमें रक्त का थक्का बनने से रोकता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? हिपैरिन के नाम से जानते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं में लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं, यानी लोहे से युक्त होता है। हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से मिलकर के बना होता है। प्रतिरक्षी प्रतिजन विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन एंटीजन प्रतिजन लाल रुधिराणुओं की कला में प्रतिरक्षी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन की सहायता से रक्त का थक्का बनाते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपकाएं कि इसमें पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की द्वीपकाएं कहां पर पाई जाती हैं ये आपको बताना है। यकृत में, आमाशय में, अग्न्याशय में, हृदय में। लैंगरहैंस की द्वीपकाएं कहां पाई जाती हैं? यकृत में, आमाशय में, अग्न्याशय में और हृदय में। तो आपको बताना है लैंगरहैंस की द्वीपकाएं अग्न्याशय में पाई जाती हैं। अग्न्याशय में एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के समूह बिखरे रहते हैं, ये लैंगरहैंस द्वीप कहलाते हैं। लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिका में इंसुलिन का स्रावण होता है, जो यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचय करने का कार्य करते हैं। एंजाइम आर केमिकली, एंजाइम रासायनिक रूप से होता है अम्ल, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। कह रहा है कि एंजाइम जो होते हैं वो अम्ल होते हैं, लिपिड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं या प्रोटीन होते हैं। एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं रासायनिक रूप से? एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जीवित कोशिकाओं के उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट की भांति कार्य करते हैं। ये जैव उत्प्रेरक के नाम से जाने जाते हैं, जो रासायनिक अपक्रियाओं में गति को बढ़ा देते हैं। प्रत्येक एंजाइम अपने एक विशेष पीएच यानी 5 से 7.5 के भीतर की सीमा में दक्षता पूर्वक कार्य करते हैं, और पीएच मान की सीमा इससे कम और अधिक होने पर जैव रासायनिक अपक्रिया से दूर हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज आल्सो ए विटामिन्स। कह रहा कौन से ऐसी एसिड है जो कि विटामिन जैसा काम करती है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग्स विटामिन, अम्ल विटामिन, कौन सा अम्ल विटामिन है ये आपको बताना है। एस्कॉर्बिक अम्ल, तो आपका पहला ही आंसर सही है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है आपका विटामिन है। एस्कॉर्बिक अम्ल सामान्यतः नाम विटामिन सी का है, जिसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। यह प्रमुख स्रोत नींबू, टमाटर, सब्जियां, आलू इत्यादि आते हैं। द मोनोमर ऑफ द नेचुरल रबर इज, प्राकृतिक रबर का एकलक क्या होता है? तो प्राकृतिक रबर का जो एकलक होता है आइसोप्रीन होता है, जिसका फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, यानी ये आपका फार्मूला है। प्राकृतिक रबर का एकलक आइसोप्रीन है और ये फार्मूला होता है। प्राकृतिक रबर कुछ विशिष्ट जात के रबर के पौधे से प्राप्त लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। शुद्ध प्राकृतिक रबर जो शुद्ध होते हैं मृद होती है। रबर की उपयोगी बनाने के लिए इसमें सल्फर के साथ गर्म करते हैं। कह रहा बहुत मुलायम होता है, इसलिए इसे सल्फर के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं और वल्कनित रबड़ बनाते हैं, यानी रबड़ की एक शीट बनाते हैं। रबड़ औद्योगिक क्षेत्र में बहुत उपयोगी होता है। रबड़ क्या होता है? औद्योगिक क्षेत्र में बहुत उपयोगी होता है। Which compounds has highest boiling point? कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है? यानी यहाँ पे दिए गए इन चारों की बात हो रही। सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है? आइसोपेंटेन है, एन पेंटेन है, नियोपेंटेन है, आइसोब्यूटेन है। यानी ए पेंटेन और ब्यूटेन का कमाल है। तो अब यहाँ पे एक चीज लॉजिक यहाँ पे समझिए। देखिए कह रहा है सर्वाधिक क्वथनांक एन पेंटेन का होता है। एन एल्केनो में क्वथनांक इनके गुण अणुओं के कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। कह रहा कि कार्बन परमाणुओं की संख्या अगर बढ़ती है तो क्वथनांक बढ़ते जाएंगे। अब देखिए एन पेंटेन में सबसे ज्यादा क्वथनांक यहाँ पे पाए जाते हैं। एन एल्केनो में क्वथनांक उसके समावेशी शाखित श्रृंखलाएं एल्केनो के क्वथनांकों से ऊंचे होते हैं।
तथा अणु में शाखाओं की संख्या बढ़ने के साथ क्वथनांक घटते हैं। जैसे ब्यूटेन और पेंटेन के समायुओं में क्वथनांकों का क्रम कुछ इस प्रकार से, एन ब्यूटेन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आइसोब्यूटेन -12 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये डिग्री सेंटीग्रेड है, गलत सिंबल लग गया, ठीक है। एन पेंटेन 36 डिग्री सेंटीग्रेड और आइसोपेंटेन 28 डिग्री सेंटीग्रेड और नियोपेंटेन 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात अगर आपको यन कहीं दिखता है, जैसे देखिए यन ब्यूटेन ये भी ज़्यादा है, यन पेंटेन ये भी ज़्यादा है, आइसो उससे कम है, नियो उससे कम है, सबसे कम नियो है, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा? यन होगा, यानी यन पेंटेन आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? अगर कोई एरोमेटिक रिंग है, जैसे मान लीजिए हम बेंजीन को ही रख देते हैं, तो बेंजीन ए एरोमेटिक रिंग में आती है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम पूछ रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो सभी एक एक, जितने कार्बन जैसे ऐसे जुड़ गया तो एक कार्बन एक, यहाँ पे एक पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड हो जाता तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाता, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाता तो सॉरी एक, यहाँ पे एक मिनट गलत हो गया। कह रहा है कि अगर कोई एक सी है ऐसे एच से जुड़ा है तो 1 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें मान लेते हैं डबल बॉन्ड हो जाता तो 1 सिग्मा और 1 पाई इलेक्ट्रॉन। उल्टा क्यों बोल रहा हूँ? अगर एक इलेक्ट्रॉन, 2 ऐसे मॉलिक्यूल हैं आपस में जुड़े हैं तो इसे सिग्मा कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड हो जाता तो 1 सिग्मा 1 पाई हो जाता, ट्रिपल हो जाता तो 2 सिग्मा 1 पाई ऐसे जोड़ा जाता, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भैया यहाँ पे देखिए पाई इलेक्ट्रॉन कैसे पता करेंगे, ये फार्मूला हमें बताना है, कौन सा फार्मूला सही है, ठीक है। कह रहा है एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 होती है, जहां 4n+2 विस्थापित पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह नियम 4n+2 हेकेल के नियम कहलाता है। यहाँ पे n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 इत्यादि पूर्णांक हो सकती है। उदाहरण के लिए बेंजीन में, अगर हम बेंजीन की बात करें, बेंजीन अभी मैं आपको मान लेते हैं, बेंजीन कह रहा 6 विस्थापित इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4n+2 नियम के अनुसार एरोमेटिक लक्षण प्रदर्शित करने के लिए हेलिकल नियम का पालन आवश्यक होता है। बेंजीन में कुल 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कुल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए यहाँ पे अगर 4n कर देते हैं +2 कर देते हैं, n की वैल्यू 1 रखेंगे, चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन 1 यहाँ पे है तो n + a और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब यहाँ करिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो यहाँ करिए 4n = 6 - 2, चूंकि 2 ये इधर इधर जाएगा तो 4n = 4। अब देखिए 4n = 4 हो गया। आगे आते हैं यहाँ पे, तो 4n = 4 हो गया तो n = 1, अतः बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक होता है, ठीक। अर्थात इनकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि पूर्णांक संख्याओं में आनी चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, या डेसिमल में नहीं आना चाहिए। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणामस्वरूप खोज किया गया था। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग experiments resulted into discovery of nucleus in the atoms, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और एटॉमिक मास। रदरफोर्ड ने किसको ढूंढा है? कह रहा है कि रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में परिणाम स्वरूप परमाणुओं के नाभिक की खोज की थी। परमाणु के आंतरिक संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए नाभिक की खोज की थी, न्यूक्लियस, ठीक है। इंग्लिश भौतिक शास्त्री अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्रों पर अल्फा कणों की बमबारी किया था। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का कुल धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में एक अति सूक्ष्म स्थान में संचित होते हैं, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। Which of the following is not a heterogeneous mixture? निम्न में से कौन सा विषमांगी मिश्रण नहीं? दूध, हवा, धुआं, जेली। तो कौन सा विषमांगी मिश्रण नहीं है ये आपको बताना है। हवा विषमांगी मिश्रण नहीं है। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण एक समान होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाता है। इस प्रकार के मिश्रण में अवयव अन्य आंखों से नहीं देखे जा सकते। चीनी का जल में विलयन, पीतल, कांच आदि समांगी मिश्रण है। हवा गैस समांगी मिश्रण का निम्नलिखित का सबसे अच्छा उदाहरण है, जबकि दूध, जल, प्रोटीन व वसा मिश्रण
रक्त, धुआं, जेली, बादल, बारूद, मिट्टी आदि विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इनके कणों में गुणों में समानता नहीं देखी जाती है और इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ द पेट्रोलियम, कौन सा ऐसा है जो पेट्रोलियम का अवयव नहीं है, नहीं पूछा गया है। कोक है, इधर देखिए, कोक, पेट्रोल, पैराफिन, मोम और स्नेहक तेल। कोक पेट्रोलियम का अवयव नहीं होता है, ठीक, बाकी सब है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन और ईंधन का प्रमुख स्रोत है। पेट्रोल, केरोसिन, डीजल आदि अत्यधिक महत्वपूर्ण उपयोग के ईंधन के तत्व हैं। तो आपने 2 पॉइंट में देख लिया, पहला एग्जाम पॉइंट देखे और दूसरा देखे। पहले वाले में हमने आपके साथ 10 से 15 प्रश्नों पे चर्चा की, दूसरे वाले में भी हमने आपसे 10 से 12 प्रश्नों पे चर्चा किया। आई होप कि ये लगभग 27 प्रश्न हमने कंप्लीट किए हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हमने चर्चा में लाए हैं। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अभी ग्रुप नहीं बना है, चैनल नहीं बना है, आज चैनल बना देंगे तो उस चैनल पे सभी पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे। आप जरूर देखिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।